आज यानी 22 फरवरी को योगी सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 5,50,270 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। यूपी के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा बजट है। यूपी सरकार का ये बजट युवाओं, किसानों व महिलाओं पर केंद्रित है। यह पहला मौका होगा जब बजट पूरी तरह पेपरलेस है। अगर आपको उत्तर प्रदेश सरकार का बजट जानना है तो आप भी उत्तर प्रदेश सरकार का बजट ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश का पहला पेपरलेस बजट प्रस्तुत होने के बाद पत्रकार वार्ता में मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे खुशी है कि आज पेपरलेस बजट पेश हुआ है और कैबिनेट भी ई कैबिनेट बैठक हुई। मैं बधाई देता हूं वित्त मंत्री को। ये बजट सबका साथ सबका विकास से है। उत्तर प्रदेश के विकास में ये बजट महत्वपूर्ण है। ये बजट प्रदेश के गांव, किसान, नौजवान, महिलाओं का बजट है। सभी वर्गों के उत्थान का बजट है। मैं इस शानदार बजट के लिए वित्त मंत्री को बधाई देता हूं। मुख्यमंत्री ने प्रेस वार्ता में और क्या बातें कही, आप खुद ही देख लीजिए। आज की इस महत्वपूर्ण पेशी में आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के किसी भी राज्य के पहले पेपरलेस बजट के लिए प्रदेश के वित्त मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी और उनकी पूरी टीम का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि आज से हमारी कैबिनेट भी ई कैबिनेट हो गई है। आज प्रातःकालीन सत्र में हमारा बजट पूर्व जो कैबिनेट की बैठक आयोजित हुई थी वह भी ई कैबिनेट थी और ई कैबिनेट के साथ ही आज आपने पेपरलेस बजट को पहली बार देखा है। मैं इसके लिए उन्हें बधाई देता हूं और आप सबको भी आपने इसका आनंद लिया होगा, इसके लिए भी आप सबको मैं बधाई देता हूं। यह बजट सबका साथ, सबका विकास तथा सबके विश्वास की उत्कृष्ट लोकतांत्रिक भावना से परिपूर्ण प्रदेश के तीव्र धारणीय एवं सर्वसमावेशी विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। वैश्विक महामारी कोरोना के मध्य देश के सबसे बड़े राज्य के लिए यह बजट एक नई आशा, एक नई ऊर्जा और उत्तर प्रदेश की नई संभावनाओं को उड़ान देने का एक माध्यम बनेगा। खासतौर पर हर घर को नल, हर घर को बिजली, हर गांव में सड़क और हर गांव को डिजिटल बनाने के संकल्प के साथ ही हर खेत को पानी और हर हाथ को काम देने का संकल्प इस बजट में निहित है। यह बजट प्रदेश के गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के प्रत्येक तबके का प्रतिनिधित्व करने वाला यह बजट है। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की भावना के अनुरूप यह बजट है। इसमें रोजगार की व्यवस्था, सभी वर्गों के उत्थान का इरादा, वंचितों, शोषितों एवं युवाओं के सुंदर भविष्य की रूपरेखा और उत्तर प्रदेश के नव निर्माण की संरचना भी इस बजट में निहित है। मैं इस शानदार बजट के लिए वित्त मंत्री जी को और अपर मुख्य सचिव वित्त और वित्त आयुक्त जी को हृदय से बधाई देता हूं। प्रदेशवासियों को इतने शानदार बजट के लिए अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। बजट में मुख्य रूप से जिन चीजों की तरफ आप देखेंगे कि
बजट की अपनी एक थीम होती है। उत्तर प्रदेश का यह बजट हम लोगों ने जब 2017-18 में अपना बजट प्रस्तुत किया था, तब हम लोगों ने वह बजट प्रदेश के अन्नदाता किसानों को समर्पित किया था। 2019-20 का 18-19 का हमारा बजट प्रदेश के औद्योगिक विकास को समर्पित था। 19-20 का हमारा बजट मातृशक्ति को समर्पित था और 20-21 का हमारा बजट प्रदेश के युवाओं के लिए और प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को समर्पित था। तो इस बार का यह बजट जिस पर फोकस किया गया है, यहां पर हम लोगों ने प्रदेश के समग्र और समावेशी विकास और प्रदेश के विभिन्न वर्गों के स्वावलंबन के माध्यम से सशक्तिकरण को आधार बनाकर के इस बजट को प्रस्तुत किया गया है। जो किसान परिवार आयुष्मान भारत से स्वास्थ्य बीमा से कवर नहीं प्राप्त किए हैं, उन्हें मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए की भी निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा का भी कवर देने का प्रावधान हम लोगों ने इस बजट में इस बार किया है। मित्रों, महिलाओं की दृष्टि से कुछ नई योजनाएं प्रारंभ की गई हैं। आप सब जानते हैं, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना को व्यापक आयाम मिला है। इससे पहले मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना बड़ी लोकप्रिय हुई है, जिसमें 1.25 लाख से अधिक बालिकाओं की शादी विवाह के कार्यक्रम इस योजना के माध्यम से आगे बढ़े हैं। हमने इसकी राशि को 35,000 से बढ़ाकर के 51,000 रुपये भी विगत वर्ष किया था। इस वर्ष मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना, एक नई योजना उन क्षेत्रों के लिए, उन लोगों के लिए लाई जा रही है 6 महीने से लेकर 5 साल तक किसी भी बच्चे के लिए जो कुपोषित है, उस बच्चे को सुपोषित करने के लिए, या जो बालिकाएं स्कूल नहीं जा पाती हैं, 11 से 14 साल तक की उन बालिकाओं के लिए जो एनीमिया से पीड़ित हैं, उनके लिए भी इस बजट में एक प्रावधान किया गया है। जिन 69 जनपदों में कोई ना कोई हमारा मेडिकल कॉलेज है, गवर्नमेंट का हो या प्राइवेट क्षेत्र का मेडिकल कॉलेज वहां पर है और बेहतरीन स्वास्थ्य की सुविधा वहां पर उपलब्ध होती है। जिन क्षेत्रों में कोई मेडिकल संस्थान या मेडिकल कॉलेज नहीं, जिन जनपदों में ऐसे 16 जनपद हैं, उन 16 जनपदों में भी पीपीपी मोड में हम लोग नए मेडिकल कॉलेज स्थापना के लिए सहयोग करेंगे। इसकी पॉलिसी हमारी तैयार हो चुकी है और बजट में इसकी घोषणा कर दी गई है। ये प्रदेश के अंदर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की स्ट्रेंथनिंग के लिए एक बहुत बड़ी घोषणा है और ये प्रदेश के स्वास्थ्य सुविधाओं को और बेहतर बनाने में इससे काफी मदद मिलेगी। कुछ नई चीजें जो वास्तव में यहां पर उपलब्ध हो सकती हैं। लखनऊ में हम लोगों ने एक एनआईवी पुणे की तर्ज पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे, जो भारत सरकार का संस्थान है और किसी भी प्रकार के वायरस के समय से पहचान करने और फिर उस वायरस के खिलाफ उस प्रकार के वैक्सीन को विकसित करने की दिशा में कार्य किया जा सके, इसके लिए एक उस प्रकार का संस्थान प्रदेश सरकार ने अपने स्तर पर यहां पर बनाने की एक कार्य योजना को बजट में दिया है, जिसमें केजीएमयू, सीडीआरआई, एकेटीयू मिलकर के उस प्रकार का एक संस्थान लखनऊ में बनाएंगे, जिससे आने वाले समय में कोविड-19 जैसा कोई अगर वायरस प्रदेश में किसी भी प्रकार का या उत्तर भारत में कहीं भी उसका अटैक होता है तो समय से हम उसकी पहचान कर सकेंगे और उस दृष्टि से फिर वैक्सीन के निर्माण में भी ये सहायक हो सकेगा। इसके लिए एक बड़ा कार्य यहां पर प्रारंभ किया जा रहा है। मित्रों, जल जीवन मिशन, हर घर नल पहुंचाने की योजना। जल जीवन मिशन प्रारंभ होने के समय उत्तर प्रदेश का आच्छादन 2% से कम था और आज इसको हम तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं और इसलिए व्यापक कार्य योजना। हमारा यह मानना है कि अगर व्यक्ति को शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो जाए तो आधी से अधिक बीमारी उसकी दूर हो जाती है। हम लोगों ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से
इंसेफ्लाइटिस की समस्या का समाधान करने में काफी बड़ी मदद हमें मिली है। इसमें हमारे दो आधार थे, एक था स्वच्छ भारत अभियान, हर परिवार के पास एक शौचालय उपलब्ध कराना, और दूसरा था शुद्ध पेयजल की आपूर्ति। 38 जनपदों में प्रतिवर्ष 1200 से 1500 जिन बच्चों की मौत होती थी, 1 से 15 वर्ष तक के बच्चों की लगभग 1200 से 1500 मौतें प्रतिवर्ष होती थी। पिछले 4 वर्ष के दौरान अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से हम लोगों ने एक जो प्रयास प्रारंभ किया, उसका परिणाम है बीमारी में 75% नियंत्रण करने और मौत पर 95% तक नियंत्रण करने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। प्रदेश के अंदर हम लोगों ने निवेश की संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए सुरक्षा का एक माहौल दिया है। अपराध की प्रकृति समय के अनुरूप बदली है और प्रदेश सरकार ने इस चीज को सुनिश्चित किया है, बजट में हमने इसका प्रावधान किया है कि प्रदेश का पहला फॉरेंसिक एक इंस्टीट्यूट यहां पे हम लोग लखनऊ में स्थापित करने जा रहे हैं। इसके साथ ही यहां पे एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भारत सरकार की मदद से हम लोग यहां पर लखनऊ में ही स्थापित करने जा रहे हैं। प्रदेश के सभी रेंज स्तर पर 18 रेंज है पुलिस के, 18 रेंज स्तर पर 18 फॉरेंसिक लैब जो लेवल 2 और लेवल 3 की हैं, इन्हें वहां पर स्थापित करने के लिए भी हम लोगों ने बजट का प्रावधान किया। तेजी से इस पे कार्य चल रहा है। प्रदेश में 2016-17 तक केवल एक साइबर थाना था। आज हम लोग हर जनपद में साइबर थाना स्थापित करने की कार्रवाई को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ा चुके हैं। ये प्रदेश को नए यानी समय के अनुरूप हम लोग प्रदेश के अंदर अपराध और अपराधियों पर अंकुश कसने के लिए उस प्रकार की प्रभावी कार्रवाई कर सकेंगे, ये हम लोगों ने यहां व्यवस्था की है। प्रदेश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए आप सब जानते हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हमारा, इस पर विकास ये कार्य लगभग 80% पूर्ण होने जा रहा है। इसी प्रकार से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, इस पर लगभग 50% का कार्य हमारा पूर्ण हो चुका है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे लगभग 25% से अधिक कार्य हमारा यहां पर तेजी के साथ आगे बढ़ चुका है। बलिया लिंक एक्सप्रेसवे, इसकी कार्य योजना को सरकार ने अपनी सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है और अब हम एक नए एक्सप्रेसवे के साथ आगे बढ़ रहे हैं। यह है गंगा एक्सप्रेसवे, मेरठ से प्रयागराज तक। एक बड़े एक्सप्रेसवे के लिए जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई के लिए धनराशि की व्यवस्था इस बजट में की जा रही है। इसके साथ ही प्रदेश के अंदर जो अवशेष हमारी इंटर स्टेट इंटरनेशनल कनेक्टिविटी है, उसको 4 लेन से जोड़ने के लिए भी, हमारे प्रदेश के अंदर जिला मुख्यालयों को 4 लेन से जोड़ने के लिए भी, ग्रामीण क्षेत्र में जिन क्षेत्रों में आज तक कनेक्टिविटी नहीं हो पाई है, उस हर गांव को भी सड़क की कनेक्टिविटी से प्रधानमंत्री सड़क योजना के माध्यम से या फिर प्रदेश सरकार की ही किसी योजना के माध्यम से जोड़ने के लिए भी हम लोगों ने बजट में इसका प्रावधान किया है। हम लोगों ने प्रदेश के अंदर इस पूरे बजट में अनुसूचित जाति के लिए भी, जनजाति के लिए भी, पिछड़ी जाति के लिए भी पर्याप्त धनराशि व्यवस्था, उनके पुनरुद्धार और उनके कल्याण के लिए शासन की योजनाओं को उन तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था की है। लेकिन साथ ही साथ लखनऊ में एक जनजातीय संग्रहालय की स्थापना हो सके, इसके लिए भी सरकार ने व्यवस्था इस बजट में यहां पर इस बजट में इसका भी प्रावधान किया है। यानी अगर हम कहें कि यह बजट प्रदेश की 24 करोड़ भावनाओं का प्रतिनिधित्व करता हुआ प्रदेश के अंदर हर एक सेक्टर के समग्र विकास को और एक सर्वसमावेशी विकास को ध्यान में रख करके बनाया गया है। मैं एक लोक कल्याणकारी, विकासोन्मुख, सर्वसमावेशी बजट के लिए अपने वित्त मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी को, वित्त राज्य मंत्री श्री संदीप सिंह जी को, अपर मुख्य सचिव वित्त एवं वित्त आयुक्त श्रीमती राधा चौहान जी को और वित्त विभाग की पूरी टीम को एक बार फिर से बधाई देता हूं और एक अच्छे बजट के लिए जिसमें अधिवक्ताओं के लिए भी और समाज के प्रत्येक तबके के लिए बेहतर व्यवस्था की गई है। पत्रकारों के लिए तो पहले हम व्यवस्था कर चुके हैं। नहीं, आवासीय सुविधा, मीडिया के लिए तो आवासीय सुविधा की भी और स्वास्थ्य बीमा का हम पहले ही कवर दे चुके हैं।
व्यवस्था थी, आगे हो चुका, बढ़ चुका, हमारे स्तर पर पहले हो चुकी है। बेहतरीन व्यवस्था उसमें की जा रही है, बेहतरीन व्यवस्था होगी। आप सबके सहयोग के लिए एक बार फिर से मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि बजट प्रदेश के समग्र विकास को और सर्वसमावेशी विकास को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।